हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है बेटा? मेरे दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर है ना? मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। जय हिंद, जय हिंद। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म कर देना एक बार। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? मैं सुनाई दे रहा हूं? ओके, अगर क्लियर है वॉइस देन फिर अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है? ओके, जय हिंद। ओके ओके, सौम्या, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओके चलो, वॉइस वीडियो क्लियर है तो स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। बहुत सारे बच्चे यार इसमें तो। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मुझे बताइए जरा प्यारे बच्चों, तैयारी वैयारी बढ़िया चल रही है? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है? सर, डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल नोबेल प्राइज ले लिया भाई साहब। जिस दिन मतलब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल गया तो अब तो मेरा नोबेल से भरोसा उठ गया यार। क्या मन, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने नोबेल प्राइज ले लिया, सोचो। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज गेटिंग द नोबेल प्राइज। डोनाल्ड ट्रंप हु वायलेट्स एवरीथिंग, ही नोज ही इज वेरी पावरफुल पर्सन। तो पावरफुल लोगों की थोड़ी सी रहती है। हाँ जी, बढ़िया चल रही है तैयारी। ठंड वंड क्या नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आज एनडीए का रेजिंग डे, पता है कि नहीं? यस, टुडे इज द रेजिंग डे ऑफ द एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का रेजिंग डे है आज। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई थी कि स्थापना नहीं करी थी? खड़कवासला वाला जो है ना, खड़कवासला वाला एनडीए, उसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज कर दिया था। मतलब स्टार्टिंग पहले से ही कर दी थी, पर फॉर्मली कह दिया था कि चलो आज से हम हर साल 16 जनवरी को एनडीए का रेजिंग डे मनाने वाले हैं। तो आज से आपका रेजिंग डे एनडीए का। आई होप कि अगले साल तुम एनडीए में रह के रेजिंग डे मनाओ। अभी तो पढ़ाई करके मना रहे हो, अगले साल एनडीए में रह के अपना रेजिंग डे मनाओ। एनडीए से पहले क्या, इसका ज्वाइंट सर्विस विंग था एक देहरादून के अंदर, जहां आईएम है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहां पर ज्वाइंट सर्विस विंग था। उसमें क्या होता था कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के सोल्जर्स को ट्रेन करते थे लोग। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, अगर तुम उस टाइम पर होते तो पता है क्या होता कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है ना, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि 2 साल की ट्रेनिंग होती थी सबकी, वहीं पे 1-2 साल की ट्रेनिंग सबकी वहीं पे होगी। आर्मी नेवी एयरफोर्स की तीनों की वहीं पे होगी। उसके बाद एयरफोर्स और नेवी वालों को ब्रिटेन भेज देते थे ट्रेनिंग करने के लिए। वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस थे ना ब्रिटेन के, वहां पे इनको ट्रेनिंग देते थे। तो आर्मी वाले भारत में रहते थे, जेएसडब्ल्यू के अंदर रहते थे, जॉइंट सर्विस विंग के अंदर रहते थे। बाकी नेवी और एयरफोर्स वाले ब्रिटेन में जाके ट्रेंड होते थे। बिकॉज भारत में नेवी के अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए और एयरफोर्स के अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए कोई ऐसे प्रॉपरली एकेडमी नहीं थी ना। दैट इज द रीजन, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, स्टार्टिंग करें। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? वाह वाह, हाँ सही बात है। वहाँ एंजॉय करते थे 2-2.5 साल तक, फिर वहीं रहते थे लोग। हाँ ये होता था। हिस्ट्री आज थोड़ी है, हिस्ट्री नहीं हो पा रही, आज नहीं हो पा रही यार, आज तो नहीं हो पाएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री रिवीजन करो। देखो अभी मैंने ये शौर्य 2.0 वालों से पूछूं, इन्होंने भी एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट दिया था। सारे बच्चे ना 80% प्लस स्कोर करके आए, बिकॉज रिवीजन कर रहे हैं 1.0 वाले, नॉट द 2.0 वाले। तो 2.0 वाले भी अगर इसमें है तो देखो रिवीजन करना पड़ेगा। इनसे पूछो, शौर्य वालों से, इनसे बात करो कैसे रिवीजन करना है, तो समझ में आएगी तुमको, है ना। बिकॉज क्या होता है, देखो आपकी बैच अभी की, इनकी पुरानी बैच है तो ये थोड़े मन चुके हैं, है ना। चलिए, पॉलिटी भूल जाते, रिवीजन करना पड़ेगा। डॉली जी बिना रिवीजन के तो अपने को सब दुनिया भूल जाती है। तो वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। चलो स्टार्ट करें। 2 सवाल, एक सवाल पूछूंगा मैं आसान सा, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भारत के संविधान के कौन सा पार्ट बोलता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा पार्ट भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है? जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा पार्ट बात करता है? भारत के संविधान का पार्ट कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है? सारे पीवाई क्यूज बन गए ना? मैंने वही बोला, अरे आसान है यार, सब आसान है लाइफ में, डिफिकल्ट कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। किस पार्ट के बारे में बात करते हैं? हाँ जी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भारत के संविधान का कौन सा पार्ट बात करता है? पार्ट 1 बात करता है, पार्ट 2 बात करता है, 3 बात करता है?
हाँ जी, चलिए आई बात समझ में। चलिए तो याद रखिएगा, इसमें पार्ट थ्री ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पार्ट थ्री बात करता है फंडामेंटल राइट्स का। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। आई बात समझ में क्लियर हो गया। 84.66% बच्चों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला पॉइंट तक क्लियर हो गया। हाँ जी। सर दोनों बच्चे एक साथ क्यों हो रही, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है जयेश भाई? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तुम ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कम पढ़ाई जा रही है, चीजें की जा रही है? पढ़ाई करो यार। हम समस्या वहां नहीं देखते जहां पर समस्या होती है, हम समस्या वहां देखते जो अननेसेसरी की होती है। पता नहीं क्यों, है ना। चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करें, बात करना शुरू करें। देखो अब हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था आर्टिकल? हम लोगों ने आर्टिकल 12 के बारे में बात करी थी, हमने आर्टिकल 13 के बारे में बात करी थी, आर्टिकल 14 के बारे में बात करी थी, आर्टिकल 15 के बारे में बात करी थी। आज आर्टिकल 16 के बारे में बात करना है। आर्टिकल 16 के बारे में बात करें, याद आ गया? आर्टिकल 15 तक हम लोगों ने कर लिया था ना। आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता था बताइए? आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है बताइए? हाँ जी, आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? किस बारे में बात करता है आर्टिकल 15? बात करी थी आर्टिकल 15 के बारे में हमने। हाँ, आर्टिकल 15 के बारे में बात करी थी। ओके, आर्टिकल 15 के बारे में बात की थी। सर सही का सर, एक साथ आप, अरे मेरा टाइम नहीं बचेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। मेरे टाइम के लिए नहीं है ये, तुम्हारे टाइम के लिए। हाँ, तुम्हारा टाइम इसलिए बच जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारी एक बैच में मेरे को पॉलिटी की क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, तो फिर तुम्हारी जो क्लासेस है वो 5 से 6 हो जाएगी, और 4 3 है तो 3 से 4 हो जाएगी। तो तुम्हारे टाइम बचाने के लिए कराई, मेरा टाइम बचाने के लिए नहीं करा। चलिए अब आर्टिकल 16 से हम बात करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहा था, है ना। धार्मिक भावना के आधार पर या जाति के आधार पर आप किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। इसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने, ऑब्वियसली इसके बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 16 काफी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। आर्टिकल 16 है ना, याद रखना। अब आर्टिकल 16 के बारे में बात करना अपन शुरू करते हैं। अब आर्टिकल 16 भी एक फंडामेंटल राइट है। अब देखो एक्सेप्शन है इसके अंदर भी। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सरकारी नौकरी। ध्यान से मेरी बात सुनना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पर होता है सरकारी नौकरी। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है सरकारी नौकरी। जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यस यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आर्टिकल क्लियरली कहता है कि सब जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरियों के अंदर किसी भी आदमी के साथ इन 5 ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेम वो 5 ग्राउंड्स यहां पर भी है। 5 ग्राउंड्स कौन से? धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे मतलब कलर के आधार पे, कास्ट मतलब जाति के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस सेम ही है कि जहां पर आप रहते हैं, आपका जन्म जहां पर है उसके आधार पे, और आपके सेक्स के आधार पे, दैट मींस आपके जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? अब देखो इसको देखकर चौक मत जाना कि सर रिजर्वेशन तो दिया जाता है सरकारी नौकरी के अंदर भी, ये एक्सेप्शन इसके अंदर भी। ओके, देयर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसके अंदर भी। बस आर्टिकल 16 इस बारे में बात करता है, नॉर्मली बोलता है कि साहब सरकारी नौकरियों में इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी। पब्लिक का मतलब है सरकारी नौकरी। प्राइवेट इंप्लॉयमेंट होता है, तो प्राइवेट नौकरी, और एक पब्लिक इंप्लॉयमेंट होता है, सरकारी नौकरी होती। इस सरकारी नौकरियों के बारे में बात की जाती है कि सरकारी नौकरियों में इन 5 ग्राउंड्स पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, इन ग्राउंड्स पे तो भेदभाव होता है, रिजर्वेशन किया जाता है। तो देखो वही चीज मैं बोलूंगा, इट्स एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहां पर भी है, ये नोट करना, एक्सेप्शन यहां पर भी, हर जगह एक्सेप्शन होता है। सरकारी नौकरियों में भेदभाव होगा नहीं होगा, यहां पर भी एक्सेप्शन किया गया। इसके बारे में आगे बात करें, देखो याद रखना इसके अंदर अगर मैं क्लियरली बात करूं, देखो नॉर्मली क्या है, ये वही बोलता है कि भैया सरकारी नौकरियों के अंदर आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। चीजें ही बोल रही कि साहब सरकारी नौकरियों के अंदर आप इन 5 ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, नॉर्मली कहा जाता है। पर वास्तविकता के अंदर ऐसा है क्या? नहीं, वास्तविकता के अंदर ऐसा नहीं है। अगर अपन आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 के बारे में बात करें, याद रखना क्लॉज 3 एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 क्लियरली किस क्लोज माफ कीजिएगा क्लॉज 4 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्लियरली क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये क्लियरली बात करता है रिजर्वेशन की। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये क्लियरली बात कर रहा है रिजर्वेशन की। क्या कहता है? ये रिजर्वेशन के बारे में क्लियरली बात करता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्लियरली रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर सरकार को लगता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि साहब किसी फील्ड में कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम है, फॉर एग्जांपल की बात करें कि मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, अब पुलिस डिपार्टमेंट में देखा जाता है कि साहब एसटी का रिप्रेजेंटेशन कम है, शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है,
या ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो सरकार अगर चाहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकती है कि मान लो 100 पुलिस की पोस्ट निकली है, तो 100 में से 50 जनरल को दे दी जाएगी, 20 एसटी को दे दी जाएगी, मान के चलो ऐसा 20 एससी को दे दी जाएगी, और मान लो 10 जो है वो ओबीसी को दे दी जाएगी। तो सरकार ये कर सकती है। याद रखिएगा, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्लियरली रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। आई बात समझ में? क्लियरली बात करता है रिजर्वेशन के बारे में। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, याद रखिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पर रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 16 बात करेगा। नहीं, एनडीए में रिजर्वेशन नहीं है, डिफेंस में नहीं है रिजर्वेशन, एनडीए में नहीं है, डिफेंस के अंदर होता है। अगर आप पैरामिलिट्री में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तुम सीएपीएफ के अंदर जाओगे, आप तुम सीआरपीएफ में जाओगे, तुम बीएसएफ के अंदर जाओगे, है ना, सुना है बीएसएफ के बारे में, तो वहां रिजर्वेशन मिलता है तुमको। बट इफ यू टॉक अबाउट द कोर डिफेंस, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, देयर इज नो रिजर्वेशन। तो एक क्लॉज 4 याद रखना बेटा। इसके अलावा इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया था, ये क्लॉज 4A, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, थोड़े दिमाग के अंदर रखना। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4A है ना, उसको हमने 77th अमेंडमेंट 1995 के द्वारा संविधान के अंदर जोड़ा है। 77वें संवैधानिक संशोधन 1995 के द्वारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A संविधान के अंदर जोड़ा जाता है। अब एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे कि क्या प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है? इज देयर रिजर्वेशन इन द टाइम ऑफ प्रमोशन? मान लो तुम सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्वेशन लेकर आ गए, अब प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है, यस और नो बताइए? या सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी बताइए, दिया जाता है क्या रिजर्वेशन प्रमोशन के टाइम पर? प्लीज कंफर्म, क्या रिजर्वेशन प्रमोशन के टाइम पे दिया जाता है? देखो, मैं अगर क्लियरली बोलूं कि दिया जाता है, यस दिया जाता है, दिया जाता है। हाँ, अब देखो, हर बार नहीं दिया जाएगा, कंडीशन होती है। दिया जाता है, हाँ दिया जाता है, हर बार नहीं दिया जाएगा, देयर इज अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? इस कंडीशन को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी। क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी। मैं एग्जांपल बताता हूं। 77th अमेंडमेंट के द्वारा ये क्लॉज जोड़ा गया भारत के संविधान में, आर्टिकल 4A 77 अमेंडमेंट, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A 77th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। ये बताए क्या कहता है? इसमें बात की जा रही है कि प्रमोशन दिया जाएगा, बट कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी के आधार पर दिया जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी? देखो ध्यान से देखना। मान लो दो लोग आईपीएस बने हैं सेम ईयर के अंदर, आईपीएस, दोनों आईपीएस बने, दोनों आईपीएस बने, आईपीएस समझते हो ना, दोनों आईपीएस बने, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, और ये मिस्टर वाई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ये दोनों के दोनों साल 2000 के अंदर आईपीएस बने, 2000 के अंदर आईपीएस बने। अब क्या होता है साहब कि प्रमोशन के टाइम पर केवल एक ही सीट खाली है, प्रमोशन के टाइम पे केवल एक ही सीट खाली है, केवल एक सीट खाली है। दोनों की चीजें सेम है, दोनों का परसेंटेज भी सेम आ रहा है, दोनों ने काम भी एक जैसा किया है, दोनों का ईयर्स ऑफ सर्विस भी सेम आ रही है, और ऐसे टाइम पे अगर केवल एक सीट खाली है ना, तो वो रिजर्व कैटेगरी वाले आदमी को मिलेगी, जनरल वाले आदमी को नहीं मिलेगी। केवल इस कंडीशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है, केवल इस कंडीशन के अंदर। इसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी की। सब दोनों की सीनियोरिटी बराबर है, दोनों का समय एक था साहब, दोनों ने एक तरीके से काम किया था, दोनों के प्रमोशन भी सेम टाइम पे हो रहा है, और यहां पर सीट एक ही खाली, तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है, याद रखना। तो रिजर्व वाले को मिल जाएगी सीट। अगर सीट एक है तो देखो, 2-3 सीट से तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सबको मिल जाएगी, पर एक ही सीट है साहब, और दोनों का सारी चीजें बराबर है, दोनों की एज बराबर है, दोनों के परसेंटेज बराबर है, दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों को साल सर्विस करते हुए साल बराबर हो गए, दोनों का ग्रेडिंग बराबर है, परफॉर्मेंस दोनों का बराबर है, तो सब रिजर्वेशन वाले को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो चीज याद रखना, हाँ प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, बट केवल इस कंडीशन पे, हर कंडीशन में नहीं देंगे। इसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी, सीनियोरिटी के आधार पे दिया जाता है। अब दिया जाता है तो दिया जाता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इसमें एक अमेंडमेंट के बारे में और हम बात करेंगे, और इस अमेंडमेंट के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं इसको कहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये था भारत के संविधान का, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है आपके भारत के संविधान का 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 के अंदर किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया गया। कहां पर 10% का रिजर्वेशन दिया गया? सरकारी नौकरियों के अंदर। ये नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन याद आ गया? हाँ जी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये 103वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके द्वारा आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड किया गया, याद रखिएगा। और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिकली वीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि यार जनरल कैटेगरी का हर बंदा बहुत पैसे वाला, इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जनरल के अंदर साहब तो बहुत पैसे वाला होगा, ऐसा नहीं होता। अरे जनरल कैटेगरी का मार्ड भी उसके पास नहीं है पैसे। हो सकता है ना कि जनरल कैटेगरी का पैसे वैसे नहीं उसके पास। ऐसी कंडीशन में जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, बच्चे हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरियों में, और याद रखना सॉरी, सरकारी नौकरी के साथ साथ कॉलेजेस के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, जी हां, जो हायर डिग्री के कॉलेज होते हैं ना, आप आईआईटी के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें, मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, वहां पर भी 10% का आरक्षण दिया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, वहां भी 10% का आरक्षण दिया जाता है। अब याद रखिएगा, हर किसी को नहीं मिलेगा आरक्षण 10% का। उसके लिए कंडीशन तुमको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। देखा आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किन बच्चों का बना है? बना होगा तो पता होगा। इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की कंडीशन तुम्हारी दो है। पहली कंडीशन तुम्हारी है कि तुम्हारे परिवार की जो वार्षिक इनकम है ना, साल भर के जो तुम्हारी फैमिली की एज है, इनकम है, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं, 8 लाख से कम होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे परिवार की जो वार्षिक इनकम है, मम्मी पापा दोनों कमा रहे, तो भी 8 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए मम्मी पापा दोनों की साल भर की। नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर तुम्हारे पास खेती बाड़ी, सैलरी नहीं आ रही भैया, खेती बाड़ी हमारी, तो खेती बाड़ी के अंदर भी आप याद रखो कि आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। मतलब 5 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। 5 एकड़ तक होगी तो चल जाएगा, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तुम्हारे पास है तो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तीसरी बात, आप जिस घर में रहते हैं ना, तुम्हारा घर 1000 स्क्वायर फीट से छोटा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो तो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बन जाता है, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है। ये नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऐसे नहीं बनेगा सब, याद रखिएगा ना। यहां पर आपको यह पहली कंडीशन क्या है कि या तो परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए, साल भर में 8 लाख रुपए कमा रहे हैं आप। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बन जाती है कि आप जो है भारत के अंदर आप हैं और आपकी जो जमीन है खेती की वो 5 एकड़ से कम है या तकरीबन 5 एकड़ है। तीसरी कंडीशन यहां पर बनती है कि सब आप भारत के अंदर रहते हैं तो आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इतना होगा तो भी चल जाएगा, बट इससे थोड़ा कम होगा तो ज्यादा बेहतर रहता है। तब जाके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आपका बनता है, तब जाके तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है। और अगर बन गया सर्टिफिकेट तो तुमको रिजर्वेशन मिलेगा कितना परसेंट? 10%। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सवाल अब क्या पूछा था पता है एनडीए ने? बहुत आसान सवाल था। सवाल ये था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? ईडब्ल्यूएस को भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 102nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट आपका आता है 103rd अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट, 105th अमेंडमेंट। बताओ, अभी बताया मैंने, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? बताइए, अभी बताया मैंने, फिर भी गलती करेंगे। अरे आशुतोष भैया, गलत नहीं है। 3rd कंडीशन, शहर में 1000 स्क्वायर फीट का मकान लेना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, कितने? नहीं सर 1500 किसका 1500? अरे आशुतोष पाठक, ठीक है बेटा, तुम 1500 लिख के आ जाना, ठीक है। अपने आप को समझदार क्यों समझते हो तुम लोग इतना? ऑप्शन इज द राइट आंसर, 93.81%। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है आशुतोष, तुम 1500 लिख के आना। यहां तक क्लियर हो गया? एक मिनट बेटा, पानी पी लूं मैं। उस बेवकूफ की बात तुम लोग मत मान लेना। वो जो बेवकूफ बोल रहा है ना कि 1500 स्क्वायर फीट है, ठीक है, ऐसे बेवकूफ बहुत आते हैं बेटा, है ना अपने, और तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बेवकूफ बहुत आएंगे जो अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? है ना? तो ऐसे बेवकूफों की बात हमको नहीं माननी है, ठीक है? जो सर बड़ा बता रहे वही चीजें करनी है आपको। आगे बच्चे समझ में क्लियर हो गया? है ना? समझ गए मैं किस बेवकूफ के बारे में बात कर रहा हूं? हाँ, जो 1500 स्क्वायर फीट वाला बेवकूफ है ना, उसके बारे में बोल रहा हूं, उसकी बात मत मानना बच्चा, ठीक है? ये गलतियां करते हैं ये ऐसे लोग हैं जो खुद भी नहीं पढ़ के आते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको तो मैं हटवा ही दूंगा बेस्ट से, चिंता मत करना। कुछ टाइम के बाद मेरे को नाम एक बार आ जाए। बीमार नहीं यार, वो खांसी आ गई थी, है ना? तो ऐसे बेवकूफों की बात मत मान, सो कॉल्ड बेवकूफ, जिनको लगता है कि ये बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे गुस्सा इसलिए आता है इन बेवकूफों पे, क्योंकि ऐसी एक बेवकूफ के कारण मेरे दो बच्चों के सवाल गलत हो गए थे। दो बच्चे, उनका सवाल था और वो बहुत बढ़िया कर रहे थे वो दो बच्चे, पर ऐसे एक बेवकूफ ने कमेंट कर लिया। अब उस बेवकूफ के कारण वो बेचारे मेरे जो दो बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, एग्जाम के अंदर जाके वो आंसर गलत कर दिया। बाद में फोन आया उनका कि सर एग्जाम के अंदर हमने ये करा, हमारा आंसर तो गलत हो गया। तो आई टोल्ड देम कि आंसर गलत क्यों किया, मैंने तो ये पढ़ा था। बोले सर वो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे बेवकूफों के चक्कर में तुम मत पड़ना बेटा ना। ऐसे बेवकूफ तुमको लाइफ में मिलेंगे जो तुमको बहुत गाइड करेंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये नहीं करना अपने को। आई बात समझ में क्लियर हो गया, है ना? तो ये ना ध्यान कर रखना, ठीक है बच्चा, याद रखिएगा, इनके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है बेटा? समझ में आ गया, है ना? चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो 133वां अमेंडमेंट था, मेरे हर बच्चे को बताइए, तो मैं जानता हूं इस चीज के बारे में। चलिए अब हम एक ऐसे अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करना जरूरी इन द सेंस, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो अमेंडमेंट है ना, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दैट अमेंडमेंट। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? कोई बताएगा मुझे? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि फौज में एक्सेप्शन चाहिए, फौज का बच्चा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अरे तबीयत मेरी क्या ठंड में खराब हो जाती है, आपको पता है ना, सर में शिप पे था तो गिरा था, बताया तुमको, पता तो एक कोमा में था और ये सर्वर फट गया था। तो क्या होता है, इसमें स्टिचेस लगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होते स्टिचेस मेरे, यहाँ से खट 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 कर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, बहुत ज्यादा इधर भी लगी थी। तो क्या होता है कि जो ठंड होती है ना, थोड़ी सी भी अगर ठंड पड़ती है तो ठंड में ये बहुत पेन करते हैं, और पेन करते तो क्या फिर नींद नहीं आती है और फिर वो छींक स्टार्ट हो जाती है। बट इट्स फाइन, टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, है ना? स्पेशल केसेस बिल्कुल सबसे अलग, सही बात है, सबसे अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? सबसे अलग, समवन समवन हु इज डिफरेंट। और फौज में डिफरेंट आदमी चाहिए। फौज में नॉर्मल आदमी तो सहन भी नहीं कर पाएगा। जो कंप्लेन करने वाले लोग होते हैं ना फौज में, वो फौज में नहीं चलते। मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्लेन करने वाले आदमी फौज में नहीं चलेंगे, फौज में आदमी अलग चाहिए। और एक्सेप्शन ऐसी आर्टिकल 17 का भी देखो, आर्टिकल 17 का एक्सेप्शन ही नहीं कोई यहाँ पे। मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा ना कि आर्टिकल 16 किस बारे में बात करता है, कि सरकार जाति के नाम पे, सरकार एज के नाम पे, कलर के नाम पे सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 17 है किसके बारे में? आर्टिकल 17 का ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या होता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? छुआछूत के विरोध के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 क्लियरली कहता है कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप छुआछूत नहीं कर सकते, जैसे पुराने जमाने में की जाती थी। आप छुआछूत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करूं, बाबा साहब जब स्कूल के अंदर थे, आपने से बहुत सारे बच्चे इस कहानी के बारे में जानते होंगे, बट स्कूल में जब ये थे तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में बहुत सारे दूसरी कास्ट के बच्चे भी आते थे, तो उनके लिए पढ़ने, उनके लिए जो पानी पीने का मटका था ना, वो मटका तो सबके लिए सेम ही होता था, पर मटके से पानी पिलाने वाले लोग अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि मान लीजिए कि बाबा साहब को पानी पीना है, तो उनको पानी पिलाने के लिए अलग से एक आदमी होता था कि भाई आप मटका नहीं छू सकते हो, आपको पानी पिलाने के लिए अलग से एक होता था, उसको पानी, वो डंडा उसमें घुमाएगा, उसमें कुंडी में पानी लेगा और उनको पिलाएगा। अब ऐसा हुआ साहब कि एक दिन जो है वो आदमी आया नहीं, बाबा साहब को प्यास लगी, अब वो खुद छू नहीं सकते, तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने। तो बहुत सारे इंसिडेंट उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे रहे, और भारत के अंदर चीजें थी और अभी भी है। मैं तो कहता हूं अभी भी बहुत सारी चीजें भारत के अंदर है।
हर जगह नहीं है, शहरों के अंदर थोड़ी चीजें कम होगी, बट गांव के अंदर आज भी होती है। तो ये जो चीज है ना अनटचेबिलिटी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं कि सर ये फॉर्म के अंदर नहीं। अगर तुमने शब्दों के द्वारा भी कि तू तो इस जाति का है, शब्द सूचक वर्ड भी आपने करे, तो भी आपके खिलाफ केस हो जाता है, पता है कि नहीं। और ये जो केस है ये अनबेलेबल होता है, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी इसमें, अनबेलेबल वारंट होता है इसके अंदर, तो याद रखना। और इसको और कड़ा बनाने के लिए सरकार ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, बहुत सारे कानून भारत के अंदर बना के रखे, बट याद रखना देयर इज नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 17 क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा, आर्टिकल 17 क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर हो गया। अरे मेरे से मुझसे पूछ लिया था भाई। मैं एक बार क्या हुआ, मतलब मैं बताऊंगा नहीं मैं किस स्टेट के अंदर था, मैं नहीं तो फिर स्टेट की बदनामी होती है। मैं ऐसे ट्रैवल करते हुए स्टेट में चला गया, मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है थोड़ा सा, ट्रैवल मतलब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, बाइक बाइक पे, कार वार पे, कभी भी। मैं उस स्टेट के अंदर गया एंड आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, भूख लग रही तो क्या किया जाए, अब हम तो ठहरे शुद्ध शाकाहारी है ना। वो जो स्टेट था वहाँ थोड़ा शाकाहार मिलना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज भाषा वहाँ की अलग थी। आई वेंट देयर, मैंने आई आस्क्ड फॉर द फूड कि आई नीड फूड, कुछ फूड है वेजिटेबल के अंदर। तो फर्स्ट बोला उन्होंने कि आपकी जाति क्या है, पहले आप ये बताओ, व्हाट इज योर कास्ट, क्या सरनेम लगाते हैं आप। फिर मैंने बताया कि दिस इज माय सरनेम। फिर बोलते आप किस जाति के अंदर आते हैं, बोला अच्छा इस जाति के अंदर आते हैं। सो आई थॉट इट वाज नॉट अ विलेज, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो चीजें जो है वो विलेज भी नहीं, एग्जैक्टली विलेज भी नहीं थी वो। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो वो थोड़ा डेवलप्ड एरिया था, फिर भी वो जाति पूछी गई। तो फिर भैया हमने बोला कि ठीक है भैया, जहां जाति पूछ ली जाए वहां भोजन करना, फिर भाई ये तो मेरे बस में नहीं है कि जहां जाति पूछ के भोजन करवाया जा रहा है तो वहां का भोजन करना तो फिर मतलब ही नहीं ना। अगर मैं ये चीजें करूंगा तो फिर क्या मतलब है ना। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, राम राम, हम आगे चले गए ना। कहीं नहीं, होती चीजें लाइफ में ऐसी, आप भी फेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 किस बारे में बात करेंगे, देखो आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। टाइटल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे। सही बात है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। हाँ जी सर, वेजिटेरियन को इनफ प्रोटीन मिलता है, मिल जाता है अगर आपकी डाइट सही आप रखोगे तो। सोया चंक से पनीर आपके हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी हो जाती है उससे, आसानी से मिल जाता है। हेल्दी डाइट लेनी पड़ती, काप्स ज्यादा आ जाते हैं, बस काप्स ज्यादा आ जाते हैं तो उसको डाइट को पचाना पड़ता है काप्स को, उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, दैट्स इट। प्रोटीन इंटेक हो जाता है पूरा। किंग्स टाइटल, देखो क्या होता था कि अंग्रेजों के टाइम पर आपने देखा होगा ना, जमींदार साहब टाइटल ले रहे हैं, राणा साहब, राय बहादुर है ना, राय बहादुर साहब है ना, हमारे राय बहादुर है, हमारे राज बहादुर साहब है, हमारे दीवान साहब है। तो ये टाइटल इनको अंग्रेज दे देते थे कई बार। अब अंग्रेज इनको टाइटल क्यों दे रहे, बिकॉज अंग्रेजों के बड़े प्यारे बड़े चहीते लोग होते थे, कि अंग्रेजों के बड़े प्यारे, हम अंग्रेजों के बड़े चहीते हमें। क्या होता है कि देखो ये जो चीजें भारत के अंदर ये बिल्कुल हमने सहन नहीं करी, बिकॉज भारत में हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में, सब समान है भारत के अंदर। अब एक गांव में एक आदमी अपने नाम के आगे लगाएगा राजा साहब, अब ये चीज तो गलत है ना, राजा महाराजा तो है नहीं भारत के अंदर। तो ये तय किया गया, आर्टिकल 18 क्लियरली कहता है कि आप अपने नाम के आगे कोई वैसा टाइटल नहीं लगा सकते जो आपने अर्जित नहीं किया, बिकॉज अनइक्वालिटी बता रहा है ना, कि मैं राजा हूं बाकी तुम सारे लोग प्रजा हो, तुम मेरे से नीचे हो। तो याद रखना, आज तुम भारत के अंदर अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते। कब तक नहीं लगा सकते, जब तक तुमने वो चीजें एक्सेप्ट, जब तक वो तुमने वो चीजें अर्न नहीं करी हो, और जब तक सरकार उसकी अनुमति नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, आप टाइटल जो लगा सकते हो वो कौन से बेटा, डॉक्टर लगा सकते हो, जैसे डॉक्टर भिक्षा मेहता, अभी डॉक्टर टाइटल वो लगा सकती, क्यों लगा सकती, ये एजुकेशनल टाइटल है, याद रखना ये पढ़ाई लिखाई वाला टाइटल है। आप नाम के आगे लगाते हो सीए लगा देते हैं, इंजीनियर लगा देते हैं, आईआर इंजीनियर लगा देंगे भैया, है ना। तो ये टाइटल लगाए जा सकते हैं, एजुकेशन टाइटल अलाउ है। उसके अलावा भारत में आपके जो मिलिट्री टाइटल्स है वो भी अलाउ होते हैं, हाँ जी होते हैं। जैसे आप आर्मी में जाओगे तो आप अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगा सकते हो, कैप्टन मेजर लगाओगे नाम के आगे, लगाना पड़ेंगे, देख के थोड़ा गूज़बम्स आने चाहिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं, बट कब लगा सकते हैं बेटा, अगर आपने वो चीजें अर्न करी हो तो। और मन से नहीं लगा सकते, अब बहुत सारे लोग मन से लगा लेते हैं ना अपने नाम के आगे, हम कुंवर ही, अरे भैया नहीं लगा सकते, यू कांट डू दैट थिंग, ये चीजें अर्न करी जाती है। तो याद रखना, दिस टाइटल्स आर अर्न, जो नाम के आगे बच्चे लगाते हैं तो मैं कितना गुस्सा करता हूँ, क्या क्यों लगा रहे हो, दैट इज अ थिंग। क्लियर हो गया, हाँ जी समझ में आ गया, ये याद रखिएगा, समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज ल्यूटिनेंट, फिर इसको लेफ्टिनेंट बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया, हाँ जी, सही बात है, सही बात है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, स्पेशल फोर्सेस वाले कितने हैं यहाँ पे, जो आगे जाके पैरा गरुड़ मार्कोस ऑप्ट करने वाले, कोई है यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस वाला, मतलब जिसका है कि यार स्पेशल में ही जाना है।
मतलब हो गया तो स्पेशल के लिए ऑप्ट करूंगा मैं, कोई है ऐसा? है बहुत सारे पैरा वाले, सही बात है। आर्मी, पैरा वाले बहुत बढ़िया, 9 पैरा। देखो 9 मिलेगी 2 मिलेगी उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि तुमको 9 मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, तुम्हारे हाथ में होता है, तुम्हारे हाथ में नहीं होता है वो। जो भी मिले फर्क नहीं पड़ना। 2 पैरा मिल गया तो क्या दिक्कत होगी, 2 पैरा मिल गई तो भी। मेजर मोहित शर्मा जी वहीं से थे। 12 बटालियन, 44 आरआर, तुम्हारे हाथ में थोड़ी आरआर पे जाना है ना, मतलब तुम्हारे हाथ में है, पर आरआर परमानेंटली भी नहीं मिलती किसी को। राष्ट्रीय राइफल्स परमानेंटली नहीं मिलेगी तुमको, वापस से तुम्हारी यूनिट के अंदर जाना पड़ता है कुछ टाइम सर्व करने के बाद। डायरेक्टली पहली बार में थोड़ी मिल जाएगी तुमको कि तुमने ज्वाइन करी आर्मी और आरआर ज्वाइन कर ली, वो चीजें अलग हो जाती है। चलो, अब इसमें क्या है, एक चीज याद रखना, इसमें 2 पॉइंट्स और आते हैं, आर्टिकल 18 में 2 पॉइंट्स और आते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि देखो ऐसा कोई भी टाइटल तुम नहीं लगा सकते हैं तुम्हारे नाम के आगे जो तुमको दूसरी कंट्री से मिला। ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन स्टेट मतलब दूसरी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन, तो अमिताभ बच्चन बच्चन साहब जो है अभी फ्रांस के अंदर गए थे। फ्रांस की सरकार ने उनको डॉक्टर का टाइटल दिया, बोला आज से आपको डॉक्टर बुलाया जाएगा। डॉक्टर का टाइटल दिया बकायदा उनको। तो अमिताभ बच्चन जी भारत में अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते, बिकॉज उनको फॉरेन की कंट्री ने टाइटल दिया भैया। तो क्लियरली बात कहती है कि कोई भी भारत का आदमी है, उसने अगर बाहर की कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट किया है ना, याद रखिएगा वो भारत में लगा ही नहीं सकता अपने नाम के आगे टाइटल। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक आदमी है जो अमेरिका की सेना के अंदर कमांडर है, या अमेरिका की सेना के अंदर वो मान लीजिए मेजर है। अब वो भारत के अंदर आता है, अमेरिका की सेना के अंदर वो मेजर था, वो भारत में रहने के लिए आ गया। क्या वो अपने नाम के आगे मेजर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। वो टाइटल उसको अमेरिका की सेना ने दिया था, अमेरिका फॉरेन स्टेट है, उसने दिया था, भारत में नहीं लगा सकता। दैट इज ए मेजर थिंग। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये नोट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कोई भी आदमी हमारे देश में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहां पर सरकारी नौकरी से, अगर कोई भी आदमी सरकारी नौकरी में, मुझे इसका रीजन बताना, कोई भी आदमी सरकारी नौकरी के अंदर, मान लो कोई आदमी आईएएस है, कोई आईपीएस है, मतलब कोई भी आदमी भारत के अंदर जो सरकारी नौकरी के अंदर, सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसा कोई भी आदमी जो भारत के अंदर है और वो सरकारी नौकरी के अंदर, नोट करना सरकारी नौकरी के अंदर है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सरकारी नौकरी के अंदर है, तो बाहर की कंट्री से, बाहर की कंट्री की सरकार से कोई गिफ्ट, प्रेजेंट या मनी नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो भैया ये अपने एक आईएएस अधिकारी है, अभी आईएएस अधिकारी है भैया, अभी आईएएस अधिकारी ने भाई साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब दिमाग वाला आदमी, वो इनको बोलेगा कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, मैं आपको एक फरारी गिफ्ट करता हूं, मैं आपको एक मजराती गिफ्ट करता हूं, कार आती मजराती बता दूं, मैं आपको $20,000 देता हूं। ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनको चाहिए ना, अगर एक्सेप्ट करना है तो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ऐसा क्यों, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? अरे ये फॉरेन मिनिस्टर थे, मान लो अपने फॉरेन मिनिस्टर है, ये फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं बोल सकता हूं, ये अपने देश के अंदर फॉरेन सेक्रेटरी। अब साहब ये जो है सरकारी नौकरी के अंदर है, अब ये जो भाई साहब है इन्होंने बढ़िया काम करा, अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशन बढ़िया कर दिए। अब ट्रंप ने खुश होकर इनको पैसा वैसा दिया कि चलो मैं आपने बढ़िया करा हमारे लिए, तो मैं आपको पैसा वैसा दे रहा हूं, कार दे रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते? सीधी बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, सीधी बात है, करप्शन है भैया, रिश्वत ही होगी करप्शन। धीरे से ट्रंप क्या बोलेगा, यार ये सीक्रेट डील साइन करवा देना, इतना पैसा दिया मैंने, देखो यार ये अंदर की 2-3 बात मुझे बता दे कि सरकार तुम्हारी करना क्या चाहती है, दोस्ती बढ़ाएंगे। गॉट माई पॉइंट? ये रीजन है यहाँ पर, मेजर रीजन इज करप्शन। करप्शन हो जाएगा यार, आसानी से करप्शन कर लेगा कोई भी, दैट इज ओनली रीजन कि ये लोग बोलते नहीं आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। आई बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ, करप्शन का खतरा बना रहेगा, इसलिए लेना है आपको तो सरकार से पूछ लो, आपको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, बिकॉज राष्ट्रपति पूरा कंडीशन देखेगा कि अच्छा क्या है, क्या पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके बाद अगर लगा तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेजर रीजन इज करप्शन, याद रखना करप्शन ही रीजन होता है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 18 तक समझ में आ गया? क्लियर है? एक सवाल ही आता है, इस सवाल का जवाब मुझे भी आप लोगों से चाहिए, बताइएगा। हमारे देश में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, जैसे भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, ये अवार्ड्स को नाम के आगे लगा सकते हैं क्या? अवार्ड्स को एज अ टाइटल यूज किया जा सकता है, यस और नो? ध्यान से सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या ये जो अवार्ड्स होते हैं इन्हें एज अ टाइटल की तरह यूज किया जा सकता है?
हाँ जी, कर सकते हैं क्या? कि नाम के आगे मैं लगा के घूम रहा हूं। क्या इन अवार्ड्स को एज ए टाइटल यूज किया जा सकता है, यस और नो? सवाल का जवाब दीजिएगा। देखो पहली बात तो ये होती है कि दीज आर दी अवार्ड्स, दीज आर नॉट दी टाइटल्स। ये टाइटल तो है ही नहीं, अवार्ड है पहली बात तो। ये तो अवार्ड्स है ना, टाइटल थोड़ी ना है। और ये जो अवार्ड्स है ये किसी आदमी को अपनी मेहनत के आधार पे मिले। उसको मेहनत के आधार पे, उसने मेहनत करी भैया, देश के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए काम करा, तो उसको ये चीजें मिली। बट स्टिल एक केस हुआ था, इस केस का नाम था बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस, या बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 का। इस केस में क्लियरली कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया भले ही अवार्ड्स हैं पर आप उसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। नो यू कैन नॉट, आप नहीं लगा सकते। अजीब बात है ना, बट ये सर, ये मैंने नहीं बोला है भाई, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस दीज आर द अवार्ड्स बट यू कैन नॉट यूज इट एज अ टाइटल। अब टाइटल की तरह यूज मत करो ना, वाई यू आर यूजिंग इट एज अ टाइटल। याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। याद रखिएगा आके। हाँ तो याद रखना, यू कैन नॉट यूज इट एज अ टाइटल। आप, ये अवार्ड्स है भाई, अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं ठीक है, पर आप इसको एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ टाइटल में यूज कर लूंगा तो नहीं, वाई यू कैन नॉट। इस केस में पूछा था बेटा कि टाइटल की तरह यूज कर सकते हैं क्या? सरकार ने बोला नहीं, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार तो क्या ही बोलेगी। क्लियर हो गया? तो बस छोटी सी बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, आजादी के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले। पर इन आर्टिकल्स के बारे में बात करूं तब तक एक सवाल पूछूं आपसे। चलो सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। हमारे देश में एक मिशन आया था, जिस मिशन के आने के बाद हम लोगों ने भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना करने के लिए हमने हामी भर दे दी। हाँ साहब ठीक है, संविधान सभा की स्थापना की जा रही है। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। मुझे एक बात बताओ, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर कब आया? इन विच ईयर कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया है? किस साल भारत में कैबिनेट मिशन आया था? बताओ जरा। रिवीजन किया है ना? रिवीजन किया है तो बिल्कुल इस सवाल के जवाब दे दोगे। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर कब आता है? कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया है? किसके द्वारा? बिल्कुल सही बात है, इट वाज इन दी 1946। याद रखना 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया है ना, तो याद रखना इट्स 1946। क्लियर हो गया? 82.93% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही। 1946 में आया था ना? हाँ जी, एटली भाई साहब आए थे, 3 लोग आए थे, याद आ गया? हाँ जी। यूसीसी के बारे में बाकी बात करेंगे। इसने देखो डिपेंड करता है यूसीसी, पहले यूसीसी बताऊंगा उसके बाद तुम लोग बताना मुझे यूसीसी लागू करना चाहिए कि नहीं। आके हाँ जी, लेबर पार्टी के थे, बिल्कुल सही बात है। फिर आंसर किस बात का आंसर चाहिए अमित कुमार साहब, बताइए। आपके आंसर बिल्कुल देंगे अगर सवाल उचित रहा तो। चलिए, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बारे में बात करने वाले। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 ये बेसिकली हमारे राइट टू फ्रीडम है, हमारी आजादी का अधिकार है। और याद रखना आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता है कौन सा है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमारी 6 फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 19 जो है ना, वो हमारी 6 तरह की आजादी के बारे में बात करता है। कितनी तरह की फ्रीडम्स के बारे में बात करता है? वो हमारे 6 तरह के फ्रीडम्स के बारे में, 6 तरह की आजादी के बारे में बात करेगा। और हम लोग जितने भी लोग हैं ना, तुम मैं भारत में जो लोग घूम रहे हैं, हमारे राहुल सर, हम सब सबसे ज्यादा आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स का यूज करते हैं। बाकी फ्रीडम्स अपन इतनी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसे उस तरीकों में अपन कभी फंसेंगे नहीं। पर सबसे ज्यादा जिस तरह की फ्रीडम का यूज हम करते हैं ना, वो आर्टिकल 19 की होती है। हम सब यूज करते हैं सबसे ज्यादा इसका। तो याद रखना आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की फ्रीडम देता है। नोट करना क्या, 6 तरह की फ्रीडम होता है। कितने तरह की फ्रीडम देगा बेटा? 6 तरह की फ्रीडम देता है। अब 6 तरह की फ्रीडम कौन सी है? पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। पहले आर्टिकल 19 7 तरह के फ्रीडम देता था, पहले 7 देता था। आज 6 तरह की फ्रीडम आर्टिकल 19 देता है। 6 तरह की फ्रीडम कौन सी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा इसमें, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स आ जाएगा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यहां पर आ जाएगा, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं समझाऊंगा डिटेल में, चिंता मत करना। फ्रीडम टू रेज एंड रिसाइड इन सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया आ जाएगा। और ये एक फ्रीडम इसकी ओमिटेड हो चुकी है।
मतलब कहा ना मैंने कि साहब पहले इसमें 7 फ्रीडम थी, आज इसमें 6 फ्रीडम है। अब अपना अधिकारी वाला दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना ऑफिसर वाला दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कौन सी फ्रीडम को इसमें से ओमिट किया गया होगा, कौन सी फ्रीडम ओमिट कर दी इसमें से, बताओ बताओ। आपको 6 के 6 याद रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। पर मुझे बताओ कि 7वीं कौन सी थी, तो दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही जवाब, शिवम कुमार का आंसर सही। और कोई है बताइए, लैंड वाली? नहीं नहीं नहीं, और कोई है? बिल्कुल सही बात है, बताइए कौन सी फ्रीडम? बिल्कुल सही जवाब, राइट टू प्रॉपर्टी। भैया वही राइट टू प्रॉपर्टी थी ना, आरटीपी। आरटीपी याद रख लेना, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार यहां पे भी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो रिमूव करे ना आर्टिकल 31 से हमने, वो यहां भी था। एक प्रॉपर्टी का अधिकार एक यहां भी देकर रखा था आर्टिकल 19 में कि साहब तुम्हारे पास जमीन जायदाद रखने की फ्रीडम है, तो इसको यहां से रिमूव कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। चलो अब आगे बात करते हैं। अब ये 6 फ्रीडम्स को एक एक करके समझते और समझना, ठीक है, मजा आएगा समझना। पहली फ्रीडम तुम्हारी जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या फ्रीडम है तुम्हारी पहली? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब होता है इसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? देखो इसमें तुम्हारे पास जो पहली फ्रीडम, अगर मैं क्लियरली बात करूं, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम मैं मानता हूं इसको, ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम मैं इसको मानता हूं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इस देश में बोलने की आजादी, हमारे विचारों को व्यक्त करने की आजादी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तुमको सरकार की कोई बात अच्छी लग रही, तुम क्या बोलोगे सरकार की, अरे वाह बहुत बढ़िया काम कर रही सरकार, मजा आ गया। तुमको सरकार की कोई बात बुरी लग रही, तुम क्या बोलोगे, अरे सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही सर, मजा नहीं आ रहा। अधिकार है तुम्हारे पास। तुमको लगता है कि कोई चीज अच्छी है तुम बोल देते हो, तुमको लगता है कोई चीज बुरी तुम बोल देते हो। इंस्टाग्राम पे तुम रील बना रहे हो, अरे आज मैं घूमने गया, व्लॉग बना रहे हो, भैया हमने घूमने गए, हमारे पास 2 ही रुपए थे, हमने कुछ मिला ही नहीं, फिर हम घर पे आ गए। अधिकार है ना तुम्हारे पास, अपने विचारों को तुम व्यक्त करते हो। तुम रील्स बनाते हो, इंस्टाग्राम पे स्टेटस शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर करते हो। हमारे देश में मूवी बन रही है भैया, मूवी बना दी, अब मूवी के द्वारा एक विचार शेयर कर दिया कि भाई लड़कियों पे अन्याय हो रहा है, तो एक मूवी बना दी ना, थप्पड़ मूवी बनाई, थप्पड़ मूवी एक देखना। तो ये चीजें क्या होती है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे देश के अंदर। और हमारे देश में जो आर्टिकल 19 है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। आप देखो हमारी जो मीडिया है, कई बार वो भी सरकार के खिलाफ बात करती है, बिकॉज उनके पास भी ये अधिकार है, और ये अधिकार उनको आर्टिकल 19 देता है। उनका भी फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, कि हमारे देश में प्रेस अपने हिसाब से काम कर सकती है, ये भी आर्टिकल 19 उनको अधिकार देता है। आप सबने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना है, बताऊंगा मैं क्या होती है आगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर आता है। और इतना ही नहीं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हम अपने देश में झंडा फहरा सकते हैं, अपनी कार के आगे झंडा रख सकते हैं, अपने घर पे झंडा फहरा सकते हैं, ये भी इसी आर्टिकल के अंदर आता है। झंडा फहरा के हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं कि भैया हम देशभक्त हैं, हमको हमारे देश से बड़ा प्रेम है। तो जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है ना इस देश के अंदर, फ्लैग होस्टिंग का जो अधिकार है, वो भी आर्टिकल 19 ही दे रहा है तुमको। ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? हम्म, हाँ जी, चलिए समझ में आ गया यहां तक? ये अपने पास अधिकार है, हाँ अधिकार है। सरकार के खिलाफ बात करती है ये कब, हाँ वो तो है ना, जो भी, हाँ इंटरनेट भी इसके अंदर आ जाएगा। हालांकि देखो राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 21 के अंदर माना जाता है, बट आप इसके अंदर फ्रीली देखो, इसमें आपके अपने एक्सप्रेशंस के बारे में बात की जा रही है। राइट टू इंटरनेट जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, अगर मैं क्लियरली सीधे तौर पे बात करूं तो, है ना, अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में। अब देखो हमारे पास अपने विचारों को, भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आजादी है, पर क्या ये आजादी हमारी एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब साहब बिल्कुल मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये एब्सोल्यूट है क्या हमारी? ये जो आजादी हमारे देश में मिलती है, हमारे देश के अंदर जो आजादी दी जाती है, क्या आजादी हमारी एब्सोल्यूट है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं? हम इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे कुछ भी दिखा सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे कैसा भी स्टेटस लगा सकते हैं, तुम मुझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। ये एब्सोल्यूट है क्या? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट यार। और हमारे देश में लोग कुछ भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाके देखो कुछ भी चीजें कर रहे हैं, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स कम्स अंडर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो आजादी होती है आपकी, ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, इट कम्स अंडर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। देखो सीधी सी बात है, अब तुम्हारे पास तुम्हारे विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, तुम किसी को गाली दे सकते हो क्या? तुमने वीडियो बनाया उसमें उसको खूब गालियां दी और दुनिया के अंदर फैला दिया, अरे भैया वो पकड़ के मारेगा, पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते कि तुम किसी दूसरे की आजादी छीनो।
याद रखना, तुमने क्या करा, एक वीडियो बना, उसमें किसी के धर्म के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया, कह रहे ये तो खराब है, ये तो वो है, पुलिस जेल में डाल देगी। तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, आप ये नहीं कर सकते। तुमने कोई गलत चीज थी उसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी किसी और को, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्यों? बिकॉज याद रखना, एब्सोल्यूट नहीं, हमारे देश में देश की सिक्योरिटी के आधार पे, देश की इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता के आधार पे, दूसरे कंट्री से बढ़िया रिलेशन के आधार पे, शांति, पब्लिक ऑर्डर मतलब शांति के आधार पे, हमारे देश में मॉरलिटी के आधार पे, कि देश में डिसेंसी रहनी चाहिए ना, कि आप गालियां दे रहे तो देश में डिसेंसी बचेगी क्या? नहीं बचेगी देश में डिसेंसी। अभी वो 2 लड़कियां कौन सी थी, मेरे को पता नहीं कौन सी 2 लड़कियां जो बहुत गाली देकर रील बनाती थी, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, यूपी की थी शायद वो 2 लड़कियां। क्यों पकड़ा? आर्टिकल 19 का वायलेशन करा उन्होंने क्या करा, रील्स बनाते समय गंदी बातें बोली। मॉरलिटी कहां गई तुम्हारी डिसेंसी कहां गई? गंदी बातें कर रही हो उस पर, तो पकड़ के भैया उनको जेल में डाल दिया गया। ये चीज यहां पर होती है, इस आधार पे आप नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ एक यहां पर और है कि आप किसी को हेट स्पीच मतलब धर्म के बारे में बुरा बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं किसी के बारे में कि नहीं ये तो आदमी ने ऐसा करा, ये तो खराब आदमी है, आप ये नहीं कर सकते। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आई बात समझ में क्लियर हो गया है ना? तो याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट और है ना, ये बाद में जुड़ाता है, था आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आता है जिसे कहा जाता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। उसे कहा जाता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। क्या कहा जाता है? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। उसका मतलब पता है क्या होता है? तुम किसी को क्राइम करने के लिए भड़का भी नहीं सकते हो। अब तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थी, सुनना मेरी बात, मैं केस बता दूं तुमको क्या था इसका। एक लड़का था वो लड़का था भैया, अब वो लड़का बहुत सीधा साधा था यार, बहुत सीधा साधा था, ठीक है। अब वो सीधा साधा लड़का था, वो एक कॉलेज के अंदर था, कॉलेज था अपना नीट का कॉलेज था, नीट का कॉलेज समझ गया ना, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसको। लड़का बहुत सीधा साधा था। अब भैया उसकी रैगिंग ले ली, उसकी खूब रैगिंग हुई। अब वो बेचारा रो रहा है, अरे यार क्या करूं, डिप्रेशन के अंदर। उसका एक दोस्त है, उसके दोस्त ने उसके मजे में बोल दिया, यार तू मर जा यार, मर जा, क्या जीवन है, रोता रहता, मर जा तू तो, जाके मर जा। उसने बोला देख मैं मर जाऊंगा। बोला है मर जा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मर जा, क्या दिक्कत है, मर जा, वैसे भी तेरे जीवन में क्या चल रहा है, मरेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें करी कि मरेगा तो तकलीफ नहीं होगी, मरने के बाद तो कोई तकलीफें खत्म हो जाती, मतलब ज्ञान देना शुरू कर दिया उसने। अब यहां पर क्या हुआ, इसने उसकी बात मान ली और इसने सुसाइड कर लिया। अब इसने सुसाइड कर लिया तो इसके ऊपर केस आया, पुलिस ने बोला भैया क्या किया तुमने क्या किया है? बोले मैंने कुछ नहीं। उसने बोला मरना, मैंने बोला मार दे, मर जा। बोले तुमने मर जा किसे बोल दिया? बोले मेरे पास तो अधिकार है ना कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं। तो बोले भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं, पर तू किसी को क्राइम करने के लिए थोड़ी ना बोल सकता है दादा मेरे। इसने तो क्राइम करने के लिए बोल दे जा मर जा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इससे कहा जाता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को क्राइम करने के लिए भड़काना। तुम्हारा दोस्त भड़का दे, उठा गुल्लक में से 500 रुपए तोड़ ले, कर ले भाई, पापा की जेब से निकाल ले पैसे, भाई क्राइम है, ये है, याद रखना। आई बात समझ में? तो ये भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में किसी को मार मत देना रहे किसी दिन। आई बात समझ में क्लियर हो गया? तो ये चीजें हैं कि किसी को क्राइम करने के लिए भड़का नहीं सकते हो। जाके जा और कर दे यार, कोई बात नहीं, चोरी कर ले घर में, अपने घर में चोरी कर ले। तो जिसने चोरी करी उसको तो पकड़ेंगे, जिसने भड़काया ना उसको भी पकड़ लेंगे। आई बात समझ में क्लियर हो गया? समझ में आ गया पॉइंट? हाँ, तो तुमको समझाना जरूरी है। मैं जानता हूं तुम लोग जो है ना, ये तो खुद कुछ कर लोगे है ना। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखो बिल्कुल सही बात है। अभी आपने लद्दाख के अंदर देखा, सोनम वांगचुक जी का नाम सुना है किसी ने? सोनम वांगचुक है ना, लद्दाख के लिए जो लड़ रहे थे, उनको इसी के कारण अरेस्ट किया गया है। हाँ, उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप वहां की यूथ को भड़का रहे हो, आप यूथ को भड़का रहे हो कि सरकार के खिलाफ आए, बिल्डिंग में आग लगाए, और इसी का केस बना के उनके ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया है। वही बात समझ में मैं क्या कहना चाहता था? हाँ जी, बोला ये आर्टिकल 19 के अंडर आपका नहीं आता है। गॉट माय पॉइंट? समझ गए ना? तो क्या होता है, यस, तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, समझना बच्चा। चलो आगे बात करें। अब आर्टिकल 19 में जो दूसरा हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है भैया फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, के बिना हथियारों के तुम असेंबल हो सकते हो, इकट्ठा होने के, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता तुमको है, तुम जुलूस निकालो पर बिना हथियारों के। असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये नोट कर लीजिएगा। और पीसेबली शांति के साथ, ये दोनों पॉइंट्स नोट करना।
कि तुम्हारे पास भारत में अधिकार है कि तुम इकट्ठे हो सकते हो भैया, इकट्ठे हो सकते हो शांति के साथ, चिल्ला चोट नहीं करनी, शांति के साथ और बिना हथियारों के। ये अधिकार तुमको भारत के संविधान का आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 दूसरी फ्रीडम तुमको अधिकार यहां पर देती है। अब इसमें जैसे धार्मिक जुलूस निकालने भी जाते हैं, धार्मिक जुलूस कैसे होते हैं? जैसे हिंदू धर्म की रैली, प्रभात फेरी निकल रही सुबह सुबह, है ना, हमने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर निकला जा रहा है, तो ये चीजें की जा सकती है। और अगर हथियार लेकर जाने तो पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब इस रैली के अंदर हम जा रहे हैं, इस रैली में हम तलवार लेके जाना चाहते हैं, बंदूक लेके जाना चाहते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है ना। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना। बट तुम्हारा जो असेंबली है वो बिना आर्म के और पीसेबली होनी चाहिए। अब एक सवाल का जवाब मुझे दो, तुम्हारा जन्मदिन था, तुम्हारा जन्मदिन है भैया, अब तुमने इंस्टा पे रील देख ली बहुत कि जन्मदिन के दिन तो कार के बोनेट पे केक काटना चाहिए, है ना, वो एक रील देख ली तुमने। अब तुमने दोस्तों को बोला कि आज तो बना जमाएंगे भौकाल, है ना, सब दोस्तों को बोला भाई गाड़ी लेके आना यार, कुछ भी करके, अरे 10-10 रुपए का पेट्रोल डला दूंगा, तुमने कुछ भी करा, है ना, ये 10 रुपए का पेट्रोल डलाऊंगा, कुछ भी करूंगा, बुलेट लेके आना, ठीक है भैया ये लेके आएंगे। अब तुमने क्या करा, एक जगह चुनी कि यार ये जो सड़क है ना, सड़क के किनारे खड़े होंगे, बिल्कुल बढ़िया रील बनेगी, अपनी शानदार रील बनेगी। अब तुम्हारे दोस्त आ गए बिल्कुल भौकाल मचाते हुए, है ना, 10-10 रुपए का पेट्रोल का वादा किया तुमने, अरे भैया बुलेट लेके आ गए, सारे दोस्त आ गए। और तुम्हारे 50-60 दोस्त खड़े, बढ़िया तुम्हारा केक रखा, वो केक तुम उधार में लेके आए, केक रखा है। अब केक से तुम काट रहे हो, केक किससे काट रहे हो? तुमने लिया आईफोन नया, आईफोन से केक काट रहे हो, देखा ना नया ट्रेंड, वो आईफोन से केक काट रहे हो तुम। अब जिसके घर के सामने केक काट रहे थे ना, उसने कर दिया पुलिस को फोन, बोले ये लफंगे, ये मेरे घर के सामने बुड़बुड़ कर रहे हैं बुलेट लेके, और ये आईफोन से केक काट रहे हैं, ये पता नहीं किसका जन्मदिन है, ढोलक लेके आ गया है। अब पुलिस तुम्हारे पास है, तुम समझदार बने पुलिस के सामने। समझदार क्यों बने? मेरे कारण। बोले प्रथमेश सर से पढ़ा हमने, प्रथमेश सर ने पढ़ाया था। पुलिस आई, बोले भैया क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहे हैं? यू डोंट नो, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तुमने शुरू करी पुलिस से, यू डोंट नो व्हाट आर्टिकल 19 सेज, आर्टिकल 19 सेज दैट वी हैव द फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, वी आर असेंबलिंग हियर विदाउट आर्म्स, डू यू सीन एनी आर्म्स? वो बोलेगा नहीं भाई कोई आर्म्स नहीं। फिर आप हमसे सवाल कैसे कर रहे हैं? फिर वो तुम्हारा कान पकड़ के बोलेगा दादा तुम्हारे प्रथमेश सर ने पीसेबली नहीं बताया क्या, शांति के साथ तुम ये जो भटंग भटंग कर रहे हो, ये जो तुमने चीजें करी, हरकतें, ये पीसेबली है क्या? और वो तुमको पकड़ के ले जाएगा। फिर उसके बाद तुम कभी मुझसे पढ़ोगे नहीं क्योंकि तुमको यकीन आ जाएगा कि सर पढ़ना है तो पूरा चाहिए, या फिर आधा अधूरे से थोड़ी पिटाई ज्यादा हो जाती। समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? कि भैया शांति के साथ है, शांति के साथ। आई बात समझ में? ये पीसेबली वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें ना बहुत बच्चे कर देते हैं कि हम तो पढ़ के आए हैं। अरे भैया पीसेबली ध्यान रखना, विदाउट आर्म्स नहीं, पर पीसेबली शांति के साथ। ऐसे नहीं इकट्ठा हो जाना है कि तुम कुछ भी कर रहे हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ याद रखना, ठीक है। मेरे को फोन मत करना ऐसे कंडीशन में मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा, ठीक है? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? हाँ तो देखो, मैं अपने आप को बचा लूं पहले, नहीं तो तुम मेरा नाम लोगे, हमको तो सर ने बताया था इकट्ठा हो सकते हैं। चलो अब दूसरा अधिकार इसके अंदर होता है। ये अधिकार तो देखो आसान है कि तुम्हारे पास भारत में एसोसिएशन और ग्रुप्स बनाने की आजादी, यूनियन तुम बनाओ, एसोसिएशन बनाओ। जैसे आपने देखा होगा ना, रेलवे के एम्प्लॉयज का रेलवे यूनियन होता है, आर्मी के एम्प्लॉयज का आर्मी यूनियन होता है, आर्मी क्लब्स होते हैं, आर्मी क्या होते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज का बैंकिंग यूनियन होता है। तुम खुद का यूनियन बना लेते हो, बनाते हो कि नहीं? फ्रेंड्स ग्रुप बना लिया सर हमने, कुछ नहीं 15-20 दोस्त हैं, वो रोज घूमने जाते हैं, ये तुम्हारा बना सकते हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, ये तुमको अधिकार है भारत में कि तुम भैया यूनियन बनाओ, एसोसिएशन बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, है ना, कंपनीज खोल लो, कोई अधिकार दिक्कत नहीं तुमको। कि अधिकार तुमको भारत में सरकार देती है कि तुमको एसोसिएशन बनाने का, ग्रुप्स बनाने का, यूनियन बनाने का अधिकार है। आई बात समझ में? पर वो सुनो ध्यान से, यूनियन का मतलब वो नहीं कि तुम पुष्पा की सिंडिकेट यूनियन बना लो कि सर हमने 5-10 दोस्तों ने मिलकर यूनियन बनाई है, हम चंदन की तस्करी करेंगे, ये नहीं कर सकते। इनलीगल नहीं, हाँ भाई, ये लीगल कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? लीगल तरीके से कर सकते हैं। यूनियन बनाओ, ग्रुप बनाओ जिसमें अच्छा काम करते। अब तुमने बना लिया भैया अपना ऑर्गेनाइजेशन, बोले उसमें हम क्या एसोसिएशन बना ले, बोले हम बम बनाना सिखाएंगे। अरे बम बनाना सिखाओगे तुम लोगों को, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। लीगल काम वाले कोई भी ग्रुप यूनियन तुम बना सकते हो, जैसे सरकार बनाती है ना, रेलवे यूनियन होता है ना, देखा रेलवे यूनियन, बैंकिंग यूनियन होता है, यूनियन बनाया जा सकता है। चीज याद रखिएगा, तुम बनाओ कोई दिक्कत नहीं, सरकार मना नहीं करेगी, पर लीगल। और तुम्हारे यूनियन को सरकार मान्यता प्रदान करे, ये तुम्हारे पास अधिकार नहीं कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। अरे सरकार तुमको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देगी, तुम यूनियन बनाओ, ये सब चीजें करो, पर वो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन लीगल काम करना चाहिए, इनलीगल काम नहीं करने वाला है।
क्लियर हो गया? हाँ, ये चीज नोट करना इंपॉर्टेंट है, सिंडिकेट ही बना दिया तुमने नहीं तो। ठीक है, उसके बाद आता है कि तुम्हारे पास आर्टिकल 19 तुमको अधिकार देता है तो कि तुमको भारत में घूमने की आजादी, नोट करना कहां पर घूमने की, भारत में घूमने की आजादी, भारत से बाहर की आजादी आर्टिकल 19 नहीं देता है। आर्टिकल 19 बोल रहा है कि तुमको भारत में घूमने की आजादी, तुम्हारे पास ये अधिकार है, तुम्हारे पास ये आजादी कि तुम भारत में घूम सकते हो, भारत में घूमो, भारत में घूमने की आजादी तुम्हारे पास है। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है अभी आगे बात करेंगे अपन, है ना, चिंता मत करना, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। तो तुम्हारे पास भारत में घूमने की आजादी, आजादी तुम्हारे पास भारत में घूमने की, पर तुम्हारे पास भारत में कहीं भी घूमने की आजादी नहीं। ये नोट कीजिएगा, भारत में कहीं भी घूमने की आजादी नहीं है तुम्हारे पास। मेरी बात समझे? तुम्हारे पास भारत में घूमने की आजादी, अब भारत में घूमने की आजादी का मतलब क्या होता है, तुमने बाइक निकाली, तुम घूमने निकल गए, तुम मनाली चले गए, तुम हरिद्वार चले गए, तुम राजस्थान आ गए, तुम पंजाब चले गए, तुम बिहार चले गए, तुम्हारे पास आजादी भैया घूमो, पर कहीं भी घूमने की आजादी नहीं है। तुम बाइक निकाल के बोले सर मैं सियाचिन जाऊंगा, सियाचिन भारत का हिस्सा, हम जाएंगे, अरे नहीं जा सकते, मारेगी आर्मी पकड़ के वहां पे। तुम बोलोगे सर मैं कारगिल जाऊंगा, कारगिल में जहां आर्मी तैनात है बिल्कुल मैं वहां जाऊंगा, अरे नहीं जा सकते। तुम बोलोगे सर मैं ट्राइबल एरिया में जाऊंगा, अरे ट्राइबल एरिया नहीं जा सकते दादा, वहां पे क्या है, वहां पर जो है तुम्हारा आना मना है, वहां के ट्राइब्स अलग है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सेंटिनल वाला किस्सा याद है, राहुल सर ने बताया था, अंडमान में रहती वो सेंटिनल ट्राइब, पता है कि नहीं, वो भाई साहब गए थे, हमारे अंग्रेज ब्रिटेन के, अमेरिका का था, उसको मना करा कि मत जाओ मत जाओ, उसने बोला नहीं हम तो जाएंगे, हम जाएंगे, तो गए और फिर वापस नहीं आए, ऐसे तीर मारे उन्होंने कि वो जिंदा नहीं वापस लौट के आए। तो भारत में हर जगह, भारत में घूमने की आजादी तुम्हारे पास है, पर भारत में हर जगह घूमने की आजादी नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कहीं भी जा रहे हो, अरे वो आर्मी का इलाका, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, सीधी बात है ना, आर्मी का इलाका है, सिक्योर इलाका, नहीं जा सकते। तो चीज याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया कि भारत में घूमने की आजादी है, पर भारत में हर जगह घूमने की आजादी नहीं तुमको। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। चलो, इसके बाद एक अधिकार तुम्हारा और इसके अंदर दिया जाता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 के अंदर देखो फ्रीडम है तुम्हारी, उन 6 में से एक फ्रीडम है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है, तुम बिहार से हो, तुम्हारा मन करा कि मैं तो रहूंगा जैसलमेर के अंदर, रहो, कौन मना कर रहा है, रहो, बनाओ घर, बनाओ, कर लो शादी, कोई मना नहीं कर रहा, सरकार नहीं मना कर रही, क्यों रह रहे हो जैसलमेर में, रहो, तुम्हारी इच्छा है। तुम भैया जैसलमेर के, तुम बोलोगे भैया हम रहेंगे हिमाचल प्रदेश में, रहो, कोई दिक्कत नहीं, हिमाचल प्रदेश में आके रहो, शादी कर लो, यहाँ पे रहो, जीवन बिताओ, नौकरी करो, कोई समस्या नहीं, सरकार मना नहीं करेगी। भारत में तुमको कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, पर यह भी एक्सेप्शन है इसका। अब तुम बोलोगे सर जो आर्मी कैंट का एरिया, जहां पर आर्मी के लोग रहते हैं वहीं मैं रहूंगा, नहीं रह सकते भैया, वो आर्मी का लोगों का एरिया, एक एरिया है कॉलोनी सा, बैंकर्स कॉलोनी, सारे बैंकिंग के लोग वहां पर रहते हैं, अरे वहां तुम नहीं रह सकते। आई बात समझ में? तुम बोलो सर मैं घर सियाचिन में खरीदूंगा, अरे नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हो क्या, नहीं खरीद सकते। तो याद रखना कि तुम्हारे पास अधिकार है भारत के अंदर कहीं भी रिसाइड करने का, पर इसके एक्सेप्शंस भी है भारत के अंदर, ऐसा नहीं कहीं भी रहोगे तुम। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैडेट्स? समझ में आ गया? याद रखिएगा, क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। बेटा डाउट अभी ले नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज पढ़ना ज्यादा है ना, डाउट बाद में देख लूंगा, बट अभी पढ़ना थोड़ा ज्यादा है, तो पहले पढ़ लेते हैं अपन। इसके बाद दैट्स द थिंग जिसके लिए तुम जी जान लगा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो आर्मी वालों के लिए। आई थिंक गूज़बम्स तो आना चाहिए इस पिक्चर को देखने के बाद, नहीं आए तो फिर क्या ही फौजी। आगे क्या कहता है आर्टिकल 19 की लास्ट फ्रीडम है तुम्हारी, क्या कहती है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तुम्हारे पास ये अधिकार है कि भारत में तुम किसी भी प्रोफेशन को कैरी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करना, तुम करूं मैं, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाओ, आर्मी ज्वाइन करनी है आर्मी ज्वाइन कर लो, बिजनेस करना है बिजनेस कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू कैन डू, आप कर सकते हो भारत में। भारत में ये नहीं चलता कि भारत में कि सब एक फौजी का बेटा ही फौजी बनेगा, ये चीज भारत के अंदर नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा ऐसा नहीं, कि एक आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ये नोट करना, आपको जो करना है भारत के अंदर कर सकते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन याद रखना, तुम जो करना चाहते हो उसके लिए जो चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा। तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो करो, पर तुमको एनडीए निकालना पड़ेगा, 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 1 साल आईएमए के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसके बाद तुम डॉक्टर बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आज प्रथमेश सर निकल गए
मैं आज प्रथमेश सर डॉक्टर है, मैं क्लिनिक पे बैठ गया, दांत पात तोड़ रहा हूँ, किसी के खोल रहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता। आई बात समझ में क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज याद रखना, जो प्रोफेशन तुम्हारा है वो लीगल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि तुम ये नहीं कर सकते कि सब सर हम करते हैं, आज से काम करेंगे सर, हम ड्रग्स बेचते हैं यार, ड्रग्स बेचते हैं, तुमने बैठे तुम दोस्तों के साथ ड्रग्स बेचते हैं यार, बोले क्यों बेचते हो? प्रथमेश सर ने बताया था किसी भी प्रोफेशन को कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ड्रग्स का करते हैं, सस्ता मिलेगा। अरे नहीं कर सकते दादा, ये इधर ध्यान रखना, लीगल होना चाहिए। आई बात समझ में क्लियर हो गया? लीगल चीजें कर सकते हो तो मेरे नाम लेके ना गलत काम मत करना, लीगल कर सकते हो। आई बात समझ में क्लियर हो गया? अरे लीगल काम करो। तुम्हारा देखो क्या होता है, लड़कों के दिमाग में ना खुराफात आती है। कैसे खुराफात आती है मैं तुमको बताता हूं। ठीक, किसी की दुकान पे जाएंगे ना, किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए है ना, चार दोस्त रेस्टोरेंट के अंदर गए, ये करते हैं, ये ना बोलेंगे पर मेरे को पता है करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठेंगे, इनको मेन्यू से कोई मतलब नहीं है, इनको डिश से कोई मतलब नहीं है, कौन से डिश क्या, इनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखते हैं प्राइस, इधर जो है ना राइट साइड में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे लेफ्ट, प्राइस जिसका सबसे कम है उसके ऊपर हम देखते हैं अच्छा ये डिश कौन सी है, फिर प्राइस कम कौन सा, फिर देखे अच्छा ये डिश कौन सी है, फिर कम कौन सा, फिर देखते ये डिश कौन सी है। हमको टेस्ट वेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है लड़कों को, मैं क्लियरली बता रहा हूं। कोई कोई होटल कैसा भी है, प्राइस कम है चलो, उसके बाद ये तो पहली चीज है। दूसरा क्या होता है, वो होटल में बैठने के बाद कैलकुलेट करते कि कितना कमाता है, इतना यार ये दिन भर में कितना कमाता होगा, ये कमाता, अपन करे तो अपन नहीं कमा सकते क्या, चलना भाई स्टार्ट। ये है लड़कों का है, मैं मजाक नहीं, पूछो इनसे, इनका है ऐसा। तो वो नहीं कर सकते कि यार ये तो इसमें बहुत ड्रग्स में बहुत कमा रहा है, चल अपन भी तैयार कर देते। नहीं कर सकते हो, सुनना, नहीं कर सकते, लीगल नहीं है ना। आई बात समझ में क्लियर हो गया? इट्स नॉट लीगल, ये समझिएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया है ना? सही है कि नहीं? देखो क्या है ना, फिलोसॉफी के हिसाब से बात की जाए, लड़के महादेव की तरह, लड़के शिव की तरह। शिव कैसे अवधूत है, शिव को अच्छा बुरा गंदा साफ कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं, शिव शिव है, शिव अवधूत है। उनके लिए राक्षस भी बराबर, उनके लिए देवता भी बराबर, उनके लिए गंधर्व भी बराबर, उनके लिए जानवर भी बराबर। तो लड़कों को शिव का रूप माना जाता है कि शिव है लड़के। आप देख लें इनको, लड़कियां मां पार्वती है, पार्वती मां कितनी सुंदर है। हर चीज को सहज के रखना, हर चीजें प्रॉपरली तरीके से करना, इसलिए लड़कियों को मां पार्वती कहा जाता है कि नहीं? मां पार्वती लड़कियां। आप देखो शिव का वाहन कौन है? नंदी जी। मां पार्वती का वाहन कौन है? शेर। दोनों एक दूसरे के भैया आहार हैं एक दूसरे के, फिर भी दोनों किस बात के सिंबल है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये पृथ्वी पुरुष और महिला दोनों से चलेगी, लड़के लड़कियां दोनों बराबर है। ये महादेव बताते हैं, जब महादेव का रूप देखा आपने, अर्धनारेश्वर आदि नारी है महादेव, उसमें ये चीजें समझिएगा आप, ये दोनों का रूप है। इसीलिए तो कहता हूं मैं कि ये प्रवृत्ति हमारी नहीं बदल सकती किसी की भी, अवधूत अवधूत ही रहने वाला है। और मां पार्वती एलिगेंट है तो महिला एलिगेंट ही रहने वाली है। आई बात समझ में? और दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों का बैलेंस है ना। घर परिवार कैसे चलता है, पिताजी भी है मम्मी भी है, बैलेंस हो गया, फिर चीजें अच्छी चलती है। तो वही चीजें लाइफ के अंदर भी ये चीजें चलती है, तो दोनों बराबर हो, ये चीज याद रखना दिमाग में। चलो आगे बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लियर हो गया? चलो अब एक आर्टिकल तो मैं पूछूं तुमसे, पर पहले एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, एक सवाल का जवाब दीजिए जरा, देखते कितने % बच्चों को सवाल का जवाब याद है। अभी पूछा है मैंने सवाल, अभी इतना आसान सवाल है। मुझे बताओ हमारा आर्टिकल 19 में कितने फ्रीडम के बारे में बात करता है? आर्टिकल 19 हमारी कितनी तरह की फ्रीडम के बारे में बात करता है? बताओ कितनी तरह की फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 बात करता है? आर्टिकल 19 कितनी तरह की फ्रीडम के बारे में बात करता है? आर्टिकल 19 कितनी तरह की, अभी पूछ रहा हूं मैं ना, पहले नहीं, अभी कितनी तरह की फ्रीडम के बारे में बात करता है आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 कितने तरह की फ्रीडम के बारे में बात करता है? बेसिक सा सवाल, आसान सा सवाल, ऐसा सवाल जो सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आर्टिकल 19 कितने तरह की फ्रीडम के बारे में बात करता है, बता दीजिए बेटा। ये पीवाई क्यों तुम्हारा इतना आसान है, तो घबराते क्यों, सारी चीजें हो जाएगी। हाँ जी क्लियर है। कितने तरह की फ्रीडम के बारे में, ब्रावो, ओके ब्रावो कर लेते हैं भाई, 20 द राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम्म समझ में आ गया? ब्रावो इज द आंसर, सही बात है, समझी गया? समझ गया कि नहीं? हाँ समझ गया, समझ गया, चलो ठीक है, क्लियर हो गया।
सर ओमिटेड बता, ओमिटेड आर्टिकल कौन सा था? ओमिटेड वो क्लॉज एफ वाला था ना, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी वाला ओमिटेड वाला था। हाँ, बस वही तो चीज है। क्लियर हो गया? चलो लेटर बोर्ड दिखाएंगे, दिखा देंगे यार। लेटर बोर्ड क्या देखना है, देखो मेरे लिए तुम सब बराबर हो, जो नंबर 1 भी आएगा वो भी मेरे लिए बराबर ही है, जो लास्ट में आया वो भी बराबर ही है मेरे लिए। तो लेटर बोर्ड वाली कहानी ना मेरे को थोड़ी हजम नहीं होती है ना। मैं समझता हूँ सब के अंदर अलग अलग क्षमता है यार, हर आदमी हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। दैट्स मैं उस बच्चे को बुरा नहीं बोल रहा हूँ जो लेटर बोर्ड के अंदर टॉप पे आता है, उसकी अपनी मेहनत है। पर मुझे पर्सनली फील होता है कि हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। अब हमारे प्रॉब्लम क्या है ना इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज मैंने अपने स्कूल में बहुत चीजें फेस करी है। जो टीचर्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो टीचर्स स्कूल में थे या जो भी टीचर से मैं मिला, उनके लिए अच्छा बच्चा केवल वो होता था जिसके नंबर ज्यादा आते हैं। बाकी आपके सारे गुण कोई मतलब नहीं रखते कि आपका बिहेव कैसा है, आप बाकी चीजों में कैसे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इससे पड़ता है कि जो टॉप क्लास के जो बच्चे हैं, जो क्लास में सबसे आगे बैठते हैं ना टॉप वाले, वो टीचर्स के प्यारे हैं। बाकी बोले हाँ ये तो इन पे ध्यान ज्यादा नहीं देना। और मैं इस बात पे बिलीव कभी नहीं करता। मैं मानता हूं कि हर बच्चा यूनिक है, सबके अंदर सेम क्वालिटीज है। अरे किसी का एनडीए क्लियर हो गया तो ठीक है, उसका एक भाग्य भी था, उसकी मेहनत भी है। जिसका क्लियर नहीं हुआ उसने भी मेहनत तो करी होगी ना, उसने भी मेहनत करी होगी। ऐसा तो नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी, उसने भी मेहनत करी होगी। तो भाई सब बराबर होता है, ठीक है। कई जगह पर शायद ये बड़ा हो जाता है, कई जगह पर ये बड़ा हो जाता है। और फिर इसी लाइन में जो है ना बच्चा बड़ा प्रेशर में रहता है, और अपने आप को वो सबसे अच्छा जो बच्चा है ना उसको बनाने की कोशिश में वो अपने आप को भूल जाता है। फिर वो अपनी हंसी भूल जाता है, अपनी क्रिएटिविटी भूल जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है, विच इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। बाकी लोग क्या सोचते हैं, मैं किसी के दूसरे के विचार को खराब नहीं बोलने वाला हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी यार सब बराबर है मेरे लिए। तो मेरे सारे बच्चे बराबर है। अब तुम रैंक 1 लेके आ जाओगे तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। तुम्हारा रैंक नहीं भी है इंडिया में तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, वैसे ही बात करूंगा। मेरे से वो नहीं होता कि रैंक आ गई तो बात, मेरे से वो होगा नहीं। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी सब बराबर है यार, क्या दिक्कत है? वन एग्जाम कैन नॉट चेंज माई बिहेवियर टुवर्ड्स यू, है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ चलो, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया करेक्ट? समझ में आ गया। इक्वलिटी, फौज में भी इक्वलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती ना। अब कुछ सवाल कर ले, डाउट जयेश का? हाँ यार जयेश बोल रहे सर मेरा डाउट देख लो, जयेश भाई साहब का डाउट देख लेते। जयेश भाई का डाउट कहाँ गया? देखो एकेडमिक डाउट्स तो तुम पूछते हो बड़े छोटे थोड़े से, है ना। जयेश नहीं मिल रहा है डाउट तो। देखो जयेश तुम्हारा डाउट तो नहीं दिखा बच्चा मेरे को। जयंत का दिख रहा है। हाँ मैटर, हाँ सही बोल रहे हो जयंत यार, बोलते हैं पर मैटर तो करती है। चलिए अब कुछ सवाल पूछ लिए जाए आपसे, अब थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए। आपका टेस्ट के लिए रेडी? 5 सवाल पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। 5 सवाल, जितने पॉलिटिकल साइंस, जितनी पॉलिटी अपन ने करी और जितने पॉलिटिक्स से जो पीवाई क्यू है ना उसका मैं 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहला सवाल ये रहा, पॉलिटी का ही पूछूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से पूछ लूंगा आपसे, पॉलिटी का ही पूछूंगा। तो पॉलिटी के सवालों को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, है ना, याद रखिएगा। घुमा के सवाल पूछूंगा। संविधान सभा की कौन सी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था? संविधान सभा की कौन सी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया? पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी या चौथी मीटिंग? संविधान सभा की कौन सी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था? कौन प्रेजेंट करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था ना। चलो किस बता दूं पहले। देखो संविधान सभा की पहली मीटिंग होती 9 तारीख को। उसमें क्या होता है, उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दूसरी मीटिंग होती 11 तारीख को। 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट बन जाते हैं। तीसरी मीटिंग है 13 तारीख को। और तीसरी मीटिंग के अंदर क्या करते हैं साहब, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो सवाल का आंसर है सी, थर्ड मीटिंग, बी नहीं है। 44 है ना, कंफ्यूज हो गए थे। ये देखो यही तो गड़बड़ करते हैं, तीसरी मीटिंग है ना, भूल गए थे, कोई बात नहीं, होता है यार, ठीक है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब यहां पर कुछ बेसिक सवाल मैं और पूछता हूं आपसे। जो सवाल एग्जाम के अंदर आया ना वो पूछ रहा हूं।
हमारे संविधान का कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है? दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कौन सा कानून बात करता है? बेटा शिवांगी अपने आप पे भरोसा करो बेटा, मत करो एक्सपेक्टेशंस कि वो मेरे पे भरोसा करे, ये करे, अपन अपने आप पे करो। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है? विच आर्टिकल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ? बताइए। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करने वाला हमारा आर्टिकल कौन सा है? हाँ जी। पलक का डाउट? हाँ पलक, इसके बाद देखता हूं बेटा डाउट, है ना, एक बार अच्छा ये सवाल करवा दो फिर मैं डाउट देखता हूं पलक जी का। पूरा इंडिया घूमना है पर पैसे नहीं है। हाँ यार सही है, क्या करें अब, ठीक है जब पैसे आएंगे तब घूमना। देखो पैसे तो लगते हैं इंडिया घूमने में, है ना, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसे नहीं है। हाँ जी बताइए कितने? 10वां शेड्यूल, बिल्कुल 10वां, 20 द राइट आंसर। 69 60.96 बिल्कुल। इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की गई ना। पलक जी का देख ले डाउट, पलक ने पूछा था कि सर मेरा डाउट देख लो। पलक का नाम तो आ ही नहीं रहा है, पलक नाम नहीं आ रहा तुम्हारा, देखो। चलो अगला सवाल जो एनडी का पीवाई क्यू, देखो इतना आसान पीवाई क्यू पूछा था। सवाल यह था कि भारत में कितने स्टेट्स और कितने यूटीज हैं, जल्दी बताना। भारत में कितने स्टेट्स और कितने यूटी है? तो मेरा सवाल है कि भारत में आज यूटी कितनी, यूनियन टेरिटरीज भारत में कितनी? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितनी यूटीज आज भारत के अंदर है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज भारत में कितनी है? कितनी यूनियन टेरिटरीज भारत के अंदर आज के तारीख में है? हाउ मेनी यूटीज वी आर हैविंग राइट नाउ? भारत में कितनी यूटीज है? 7 8 9 6। देखो स्टेट्स कितने हैं तो मैं नहीं पूछूंगा, पर यूटी कितनी है? हाँ पहले यूटी बताओ फिर स्टेट्स बताऊंगा। अपनी तबीयत का ध्यान रखना यार, तुम लोग भी है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना तबीयत का, है ना। 8 यूटीज है भारत के अंदर, यस। 75.95% बच्चों का जवाब सही है, बिल्कुल। सोनी जी का जन्म देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन सोनी जी का। अच्छा आयुष सोनी तुम्हारा तो दिख ही नहीं रहा बेटा यार, देखो आयुष का डाउट। आयुष सोनी, हाँ हाँ गलत है ना बेटा, वही तो गलत चीज है ना आयुष, जो बहुत सारे क्रिएटिव्स एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, इट इज टोटली रॉन्ग, इस पे बैन लगना चाहिए, मैं तो खुद बोलता हूँ। बट इसका उपयोग किया जाता है ना घुमा फिरा के हमारे देश में, क्योंकि कॉमन है, बोले गाली देना तो कॉमन, नेता भी गाली देता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि नेताजी भी तो दे रहे, उन पे केस कर लो। अब नेता बोलेंगे यार हमारे ऊपर केस कर देंगे, इससे बढ़िया उनके लिए भी कुछ मत करो, यही तो प्रॉब्लम है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात की गई? सवाल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। भारत के संविधान के किस शेड्यूल में, आर्टिकल बोल दिया मैंने, भारत के संविधान के किस शेड्यूल में राज्यसभा के सीट्स के बारे में बात की गई कि राज्यसभा में इस राज्य की इतनी सीट्स हैं? राज्यसभा की सीट्स के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा के बारे में भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल बात करता है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के अंदर सीट्स के एलोकेशन के बारे में बात करता है? बताइए कौन सा आर्टिकल बात करता है भारत के संविधान का एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में? आखिरी सवाल है, चौथा, पांचवा, सातवां, तीसरा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, है ना। कौन सा? तीसरा नहीं भैया, चौथा बात करता है। फोर्थ इज दी राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 68.61। ऐसा मत करो, थोड़ा रिवीजन कर लो, तुम्हारे काम आएगी चीजें।
भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है? घुमा के पूछ रहा हूं मैं सवाल, इसलिए लिख देता हूं डिवीजन ऑफ पावर। भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है? इसमें से 7वां शेड्यूल बात करता है, 8वां बात करता है, 9वां बात करता है, 5वां बात करता है। भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल, भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है? सी, हम लोग बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। कौन सा शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है भारत के संविधान का? डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, याद आ गया ना? वो 3 लिस्ट देकर रखी थी कि हमारे देश में स्टेट के पास भी पावर है और हमारे देश में सेंट्रल के पास भी पावर है। तो डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है भारत के संविधान का 7वां शेड्यूल। कितने बच्चों को याद था? 73.82। बहुत बढ़िया। आई बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ, याद रखिएगा। गलती से मार्क कर दिया, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। देख लो, अब देखो, मैं तो नाम लेता नहीं हूं पर तुम देख लो भैया, बहुत सारे बच्चे हैं, सबने अच्छा किया है, सबने नो नो, बहुत बढ़िया, नो नो करा सबने, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, ये देख लो, ठीक है। खुश, चलो, है ना? चलो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत अच्छा करा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं करा उसका भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छे से करना। समझ में आ गया? देवांश काम डाउन, कौन भाई काम डाउन कर रहा है देवांश को? क्लियर हो गया गार्गी? चलो ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, ओके। चलो ध्यान रखो अपना और थोड़ी मेहनत करते रहो, अब मेहनत करते रहना, ओके। ध्यान रखो अपना और तबीयत का ध्यान रखो, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो, तुमसे हो जाएगा। अभी लग रहा होगा ना कि घर वाले तो बोलते मुझसे होगा ही नहीं, दोस्त बोल रहे तू कैसे कर पाएगा, अपने आप पे डाउट होता है कि नहीं? बड़ा हो, मेरे को तो बहुत होता था अपने आप पे डाउट। और ये ठीक है, सही चीज है ना, अपने आप पे डाउट होना, अपन इंसान है, ह्यूमन नेचर है, डाउट होता है अपने आप पे कि जीवन में कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाहर का जब माहौल देखता था मैं तो देखता था कि यार ये तो इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलता है, ये तो इतनी अच्छी चीज करता है, इसके अंदर तो इतना दिमाग है, तो क्लास के अंदर नंबर 1 आ जाता है, मेरा क्या होगा, व्हाट आई विल डू इन लाइफ। और डाउट आते थे लाइफ के अंदर। बट क्या होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखना, रुकना नहीं, बस धीरे धीरे करते जाना, सब हो जाएगा। अपने आप पे बस कुछ ना कुछ करते रहो। फॉर एग्जाम्पल की बात, इंग्लिश में बात करो, पढ़ो, जस्ट डू समथिंग, कुछ ना कुछ करते रहो, बस गिव अप नहीं करना अपने को। हार नहीं मान सकता यार, आई कैन डू एनीथिंग सर, पर मैं हार नहीं मान सकता। वो एटीट्यूड लेके आ जाओ कि हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए हार मानना ही नहीं। बाकी देखो, खुद पे डाउट होता है, मैं समझता हूँ तुम्हारे मन के अंदर जो चीजें चल रही है ना, बाकी कोई समझे या ना समझे, मैं समझता हूँ। मेरे को पता है तुम लोग बहुत टेंशन में रहते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट केवल दिखाने के लिए होती है कि हाँ ठीक है हंस रहे, पर वो अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है ना, एक दिमाग के अंदर जो चीजें चलती ना कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हम परेशान इससे है कि हम उस रिजल्ट से ज्यादा परेशान है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स कुछ बोले नहीं बोले, देखो ये चीज नहीं आती, बट लगता है ना कि अपने पेरेंट्स को मैं लेट डाउन नहीं कर सकता। पेरेंट्स की जो कंडीशन है उसको मेरे को अच्छी करना है, फाइनेंशियल कंडीशन को मेरे को बढ़िया करके लेके जाना है। तो अंदर से हम लोग फील करते हैं, वो हम बता भी नहीं पाते ना। प्रॉब्लम इस एज में किसको बताएं, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई समझ नहीं पाता। मैं समझता हूँ, चिंता मत करना, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा, अपने ऊपर भरोसा रखो और थोड़ा जस्ट बी काम, पानी वानी पियो, ठीक है। तुम सबके अंदर कोई ना कोई बात है, अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। छोटी मोटी गलतियां, फ्लॉ सबके अंदर होते हैं, तुम्हारे अंदर भी होंगे, मेरे अंदर भी है। उससे अपने आप को कभी कम मत समझना, तुम सबके अंदर सब कुछ है, अपने हाथ में केवल अपना कर्म करना, अपन वो आराम से करते रहेंगे, अपन एग्जाम की तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है ना, लाइफ बहुत बड़ी। आई बात समझ में? लोड लेके कोई पढ़ाई नहीं करेगा कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, नहीं हुआ कुछ नहीं बेटा, हो जाएगा सब, ठीक है बच्चा, भरोसा